हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 35 की तरफ। अब कुछ ही चैप्टर बचे हैं, 39 टोटल चैप्टर है बीएनएसएस के अंतर्गत और आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो चैप्टर नंबर करेंगे 35। चैप्टर नंबर 35 जो बात करता है वो बात करता है बेल्स के बारे में। बेल और बॉन्ड्स जो होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। जब हमने डेफिनेशन क्लोज पढ़ा था तब हम पढ़ के आए थे कि बेल और बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंतर्गत हम लोगों ने कवर कर लिए हैं तो वो जाके हमारे बीएनएसएस की सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है, ये वही चैप्टर है जो चैप्टर 33 होता है सीआरपीसी के अंतर्गत। ठीक है, और किसके बारे में बात करता है? बेल के बारे में बात करता है। 478 से 496 सेक्शन तक कवर करता है। अब देखते हैं आखिर इसमें चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें बताई गई है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो चैप्टर का नाम है जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध, यानी कि जो बेल के बारे में बात की जा रही है और बात की जा रही है हमारे बॉन्ड्स के बारे में। देख लेते हैं एक बार इसको। बेल और बॉन्ड की बात की जा रही है। क्या होती है बेल, कैसे दी जाती है, ये जितने भी प्रोविजन है वो हम इसमें पढ़ेंगे। प्रोविजन एज टू बेल और बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आएगा सेक्शन 478 से 496 तक, उससे पहले हम बात करेंगे कि जमानत क्या होती है। जमानत को इस संहिता में कहीं परिभाषित नहीं किया। ये ऐसा किसके बारे में कहा गया है? सीआरपीसी के बारे में कहा गया है। सीआरपीसी में इसको बेल को परिभाषित नहीं किया गया था, पर बीएनएसएस में हमारे डेफिनेशन क्लोज में बेल को डिफाइन किया गया। इसका अर्थ क्या होता है कि जब अन्वेषण होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है और विचारण के दौरान यानी कि ट्रायल के दौरान अभियुक्त की हाजिरी यानी कि अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने उपस्थित हो सके, इसके लिए उससे क्या मांगा जाता है? प्रतिभू मांगा जाता है कि भाई उसको प्रतिभू जमा कराना पड़ेगा और उसको जब कहा जाएगा उसको कोर्ट के समक्ष हाजिर होना पड़ेगा। तो जो प्रतिभुओं के साथ अभिरक्षा से उसको जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जमानत कहा जाता है। सेक्शन 436 कहता है सीआरपीसी का कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी, जबकि हम बात करते हैं 436 की। 436 की जब हम बात करते हैं, लेकिन जब हम बीएनएसएस की बात करते हैं, बीएनएसएस की बात करते हैं तो आता है हमारा सेक्शन नंबर 478। एक बार लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोविजन दे रखा है ना, वो प्रोविजन दे रखा है हमारे सीआरपीसी का। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? बीएनएसएस। तो जब हम बीएनएसएस पढ़ रहे हैं तो हम कौन सा सेक्शन लेंगे? सेक्शन लेंगे हम किसका? बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 478 पे। यहाँ पे आ गया 478, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बीएनएसएस, तो बीएनएसएस में हम बात करेंगे 478 सेक्शन की। ठीक है, क्या होता है? भारसाधक अधिकारी या न्यायालय के समक्ष व्यक्ति लाया जाता है, यानी जो थाने का भारसाधक अधिकारी होता है उसके समक्ष या फिर कोर्ट के समक्ष जब व्यक्ति लाया जाता है और न्यायालय को लगता है कि अपराध है, जमानती है, यानी कि बेलेबल ऑफेंस है, तो और जमानत पर छूटना उस व्यक्ति का अधिकार है कि भाई उस व्यक्ति को जमानत देगा तो उसको छोड़े। तो अगर उसका ये राइट है और व्यक्ति अगर निर्धन है, जमानत नहीं दे सकता है, तो क्या होगा? अनुमोचित प्रतिभू रहित बंधपत्र लेकर उसको क्या करेगा? छोड़ दिया जाएगा। और निर्धन व्यक्ति है, ये कैसे माना जाता है कि भाई वो 1 सप्ताह में जमानत देने में असमर्थ है। 1 सप्ताह तक जमानत देने में अगर वो व्यक्ति असमर्थ है तो उसको क्या समझा जाएगा? कि वो व्यक्ति होता है निर्धन। ठीक है, और अगर वो हाजिर हो जाता है या समय पर वो पेश होने की अनुपालना करे, यानी कि वो हाजिर होने से मना करता है, जब भी उस व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई तुम समय पे पेश हो, तो वो समय से पेश होने से मना करता है, तो न्यायालय क्या करेगा? उसको जमानत देने से इनकार करेगा। भाई जमानत का क्या मतलब है कि भाई व्यक्ति है, उसने कोई जमानती अपराध किया है, जमानती अपराध किया है और जमानत पर छूटना उस व्यक्ति का अधिकार है। अगर वो समय पर श्योरिटी, प्रतिभूति वगैरह जो भी होता है वो देने के लिए हाँ कर देता है, बंधपत्र जमा करा देता है, तो न्यायालय उसको अभिरक्षा से रिहा कर देगा और न्यायालय कहेगा कि भाई तुम जब भी तुम्हें हाजिर करना होगा, जब भी तुम्हें हाजिर होने के लिए कहा जाएगा तुम हाजिर होगे। पर वो व्यक्ति क्या करता है? ना तो हाजिर होता है और ना ही इसको जो समय दिया गया था उस समय पर वहाँ पे मौजूद होता है। जो भी न्यायालय ने कहा जाता है उसके विरुद्ध वो काम करता है, तो न्यायालय क्या करेगा? जमानत देने से इनकार कर देगा। यही बात हमको 478 में बताई गई है कि भाई किन मामलों में जमानत ली जाएगी। कौन लेगा? थाने का भारसाधक अधिकारी लेगा या फिर कोर्ट लेगा। कब लेगा? अगर अपराध कैसा है? जमानती अपराध है, बेलेबल अपराध है। अब देखिए सेक्शन 479 बोलता है अधिकतम कितनी अवधि के लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध रखा जा सकता है, यानी कि कितनी अवधि तक व्यक्ति को निरुद्ध रख सकते हैं। तो व्यक्ति ने अगर अधिकतम सजा की आधी या अधिक सजा भोग ली है, कितनी सजा भोग ली? अधिकतम अवधि जो दे रखी है
जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध रखा जा सकता है। तो व्यक्ति ने अधिकतम सजा, यानी कि मान लीजिए 5 साल है तो उसने 2.5 साल या 2.5 साल से ज्यादा उसने सजा भोग ली, तो न्यायालय क्या करेगा, उसको प्रतिभूति सहित या रहित क्या कर देगा, छोड़ देगा। अधिकतम अवधि जिससे अधिक उसको निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, मतलब जो भी उसकी अधिकतम अवधि होगी कारावास भुगतने की, उससे ज्यादा उसको निरुद्ध नहीं रखेंगे, बंद नहीं रखेंगे। अवधि की गणना में विलंब से व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है। दायित्व किस पर होगा, अभियुक्त पर होगा, कि भाई जो भी गणना की गई है अवधि की, उसमें अगर किसी भी तरीके की कोई देरी की गई है तो व्यक्ति को जमानत नहीं मिलेगी, और इसका जो दायित्व किस पर होगा, अक्यूज्ड पर इसका दायित्व होगा। सेक्शन 479 ने बेसिकली हमको यही बात बोली है कि अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध रखा जा सकता है, तो वो हो सकता है अगर उसने अधिकतम सजा की आधी सजा या उससे ज्यादा भुगत ली है, तो उसको कहा जाएगा कि भाई इसको प्रतिभूति सहित या रहित उसको छोड़ दिया जाए। अब सेक्शन 480 कहता है अजमानती अपराध की दशा में जमानत ली जा सकेगी, यानी ऐसे कौन से आधार हैं जिसमें कि जो ऑफेंस है वो नॉन अवेलेबल है और उसमें जमानत दी जा सकेगी। तो क्या होता है, भार साधक अधिकारी, यानी जो थाने का भार साधक अधिकारी होगा, मजिस्ट्रेट होगा, या जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय से भिन्न है। यानी कौन से मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है यहाँ पे, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट है, वो उसके सामने अभियुक्त हाजिर होता है तो न्यायालय क्या करेगा, जमानत दे सकता है। कब दे सकता है, जब जांच, अन्वेषण या विचारण के दौरान विश्वास नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानती अपराध किया है, पर दोषी होने के बारे में और जांच करने का पर्याप्त आधार है, तो जांच लंबित रहने तक जमानत पर या बंद पत्र पर निष्पादित करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। एक बार हमने रीड आउट कर लिया, इससे हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि भाई थाने का भार साधक अधिकारी है, और मजिस्ट्रेट कौन सा है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से भिन्न मजिस्ट्रेट है, और न्यायालय के सामने हाजिर होता है। कौन से न्यायालय के सामने, भाई जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से भिन्न मजिस्ट्रेट है उसके सामने अभियुक्त हाजिर होता है, और जांच या अन्वेषण के विचारण के दौरान विश्वास नहीं है कि भाई अभियुक्त ने अजमानती अपराध किया है, और दोषी होने का उसके ऊपर जांच वगैरह की गई, पर्याप्त आधार हुआ, लंबित रहने तक उसको क्या किया जा सकता है, जांच जो लंबित रहेगी, पेंडिंग रहेगी, तब तक उसको जमानत पर बंद पत्र निष्पादित करके छोड़ दिया जाएगा। व्यक्ति अगर 16 वर्ष से कम आयु का है, स्त्री है, रोगी है, तो उसको जमानत दे दी जाएगी। कब, जबकि उसने नॉन अवेलेबल अगर उसने अपराध किया है, यदि वो जमानत पर छोड़ देने का हकदार है और वचन देता है कि वो निर्देशों का पालन करेगा, तो उसको जमानत दे दी जाएगी। ठीक है, 480 हमको क्या बोल रहा है कि भाई किन मामलों में जमानत दे दी जाएगी। सेक्शन 481 कहता है अभियुक्त से अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत, यानी कि विचारण के निष्कर्ष के पूर्व या अपील के निस्तारण से पहले, विचारण पूरा हुआ उससे पहले या अपील खत्म हुई उससे पहले, अभियुक्त से न्यायालय क्या करेगा, प्रतिभूति सहित या रहित बंद पत्र भरने को कह सकता है, और वह अपीली न्यायालय जब नोटिस जारी करे तब उसको उपस्थित होना होगा। कब उपस्थित होना होगा, जब उसको अपील कोर्ट नोटिस जारी करे कि भाई तुम उपस्थित हो, तो उसको उपस्थित होना होगा। और ऐसा जो बेल बॉन्ड होगा वो कब तक प्रवर्त रहेगा, 6 माह तक प्रवर्त रहेगा। देखिए आप लिखा हुआ है यहाँ पे साफ कि ऐसा जो बेल बॉन्ड होगा वो 6 माह तक प्रवर्त रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि प्रीमियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई कब तक प्रवर्त रहेगा, तो 6 माह तक प्रवर्त रहेगा। अभियुक्त अगर उपस्थित नहीं होता है तो जो बंद पत्र होता है वो संप्रहत हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 482 कहता है गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के निर्देश। जिसको गिरफ्तारी की आशंका है उस व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निर्देश जो जारी किए जाते हैं वो सेक्शन 482 में जारी किए जाते हैं। जब व्यक्ति को विश्वास करने का कारण है कि भाई मैं गिरफ्तार हो सकता हूं, वह अजमानती अपराध के लिए यानी कि नॉन मेलेबल ऑफेंस के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में आवेदन कर सकता है। प्री का क्वेश्चन है कि भाई जब आप ऐसे अपराध के लिए है जो नॉन मेलेबल है और आपको ऐसा विश्वास है कि भाई आप इसमें गिरफ्तार किए जा सकते हो, तो कहाँ पे आप हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट में आवेदन कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पे कर सकते हैं, हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, सेशन कोर्ट में आवेदन कर सकते हो और उसको जमानत पर फिर छोड़ दिया जाएगा। जब हाई कोर्ट ऐसा आवेदन एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो क्या करेगा, कुछ बातें ध्यान में रखेगा, यानी कि उच्च न्यायालय निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही क्या कर सकता है, आवेदन को अस्वीकार करेगा
या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश देगा। या तो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, या फिर वो अग्रिम जमानत करने के लिए अंतरिम आदेश देगा। कैसे भाई, अभियोग की प्रकृति यानी जो मामला है उसकी प्रकृति को देखेगा, नेचर को देखेगा, उसकी गंभीरता को देखेगा। आवेदन संज्ञेय अपराध के पूर्व दोषित किया जा चुका है, यानी कि जो व्यक्ति है उसने पहले कोई संज्ञेय अपराध किया है या नहीं, उसके लिए दोषित हुआ है या नहीं। न्याय से भागने की आवेदक की संभावना, यानी कि जस्टिस नहीं हो पाए इसके लिए वो व्यक्ति भाग सकता है। जहां आवेदक द्वारा क्षति या अपमान करने के लिए गिरफ्तार करवाया गया है, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या कर सकता है, हाई कोर्ट उस आवेदन को या तो अस्वीकार कर देगा या फिर अग्रिम जमानत के लिए आगे मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश देगा। फिर सेक्शन 483 आता है जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां। तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति पर जो जमानत पर छोड़े जाने के आदेश दे सकती है, यानी कि जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट होती है वो अभियुक्त को यानी कि अक्यूज्ड को बेल पर छोड़ने का आदेश दे सकती है। जिसे जमानत पर छोड़ा जा चुका होगा उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर दे सकती है। यदि अपराध 480 के क्लॉज 3 में वर्णित है, उचित समझे तो शर्तें वगैरह अधिरोपित कर सकता है। अगर रेप से रिलेटेड मामले हैं तो इतला देने वाले को या उसकी तरफ से कोई प्राधिकारी व्यक्ति होगी तो उसको उपस्थित होने के लिए कहेगा, कि मतलब बाउंड करेगा कि तुमको तो उपस्थित होना ही होना है। और न्यायालय का कर्तव्य है कि वो जमानत के आवेदन पत्र पर सुनवाई उस मामले के गुणागुण और साक्ष्य की विस्तृत परीक्षा ना करे, यानी कि जमानत पत्र का जो आवेदन पत्र होगा उसको सुनवाई के समय मामले के गुणागुण पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेगा। ये न्यायालय का कर्तव्य है। फिर सेक्शन 484 बोलता है बंद पत्र की रकम और उसे घटाना। तो बंद पत्र की रकम कैसे बढ़ेगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे तय की जाएगी जो ज़्यादा नहीं होगी, नियत की जाएगी जो ज़्यादा नहीं होगी। और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जो होते हैं उस रकम को बढ़ा या घटा सकते हैं। सेक्शन 485 कहता है अभियुक्त और प्रतिभुओं को बंद पत्र। अभियुक्त और प्रतिभुओं को बंद पत्र, जब व्यक्ति को जमानत पर या बॉन्ड पर छोड़ा जाता है तो क्या किया जाता है, शर्तें अधिरोपित की जाती है कि भाई उसको बंद पत्र निष्पादित करना होगा और जब वो बंद पत्र में वर्णित समय व स्थान देगा उसमें उसको आना होगा। ये सेक्शन हमको 485 में बोला गया है। जब पॉइंटों की बात है वहाँ पॉइंटों में देखते हुए चलेंगे। फिर सेक्शन 486 कहता है प्रतिभुओं के द्वारा घोषणा, कि उसमें तय किया जाएगा भाई कितने व्यक्तियों को प्रतिभू दिए जाएंगे, प्रतिभूति वगैरह दी जाएगी। ये सब हमको 486 में बोलता है। सेक्शन 487 कहता है अभिरक्षा से उन्मोचन, यानी डिस्चार्ज की बात की जा रही है। तो अभियुक्त द्वारा बंद पत्र निष्पादित करने के बाद उसे अभिरक्षा से छोड़ दिया जाएगा। कब छोड़ दिया जाएगा, बंद पत्र निष्पादित कर देगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। यदि वो जेल में है तो जेल का जो भारसदक अधिकारी होगा वो अभियुक्त को छोड़ने के लिए आदेश देगा। ठीक है, अगर बाहर होगा तो उसको क्या, अगर जेल में बंद है तो बंद पत्र निष्पादित करने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, और जेल में है तो जो जेल का भारसदक अधिकारी है उसको कहा जाएगा कि भाई इस अभियुक्त को छोड़ दे। सेक्शन 488 कहता है कि जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत देने के लिए आदेश देने की शक्ति। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे पर्याप्त आएगा। ठीक है, तो किसी भी समय न्यायालय को लगता है कि अपर्याप्त प्रतिभू को भूल, कपट या अन्यथा स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि जो ऐसा प्रतिभू ऐसा है जिसको कि गलती से स्वीकार कर लिया किसी कपट से, भूल से, तो पर्याप्त प्रतिभू के कारण अभियुक्त को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया जा सकता है, कि भाई उसे कहा जाएगा कि तुम पर्याप्त प्रतिभू वगैरह जमा कराओ, और वो जब तक जेल में रहेगा जब तक कि वो पर्याप्त प्रतिभूति नहीं देता है। ठीक है, जनरल पॉइंट है। देखिए अब आगे सेक्शन 489 कहता है प्रतिभुओं को उन्मोचन, यानी कि आप डिस्चार्ज किसको कर रहे हैं, प्रतिभुओं को कर रहे हैं। तो प्रतिभु कभी भी मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है कि उसे उन्मोचित कर दिया जाए, उसे इस चीज से रिहा कर दिया जाए। तो न्यायालय अभियुक्त को वारंट के द्वारा बुलाएगा, नई प्रतिभूति देने को कहेगा, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको जेल में भेज देगा। क्या बोल रहा है सेक्शन 489, प्रतिभुओं का उन्मोचन करने की बात कर रहा है। तो कौन करेगा, प्रतिभु करेगा मजिस्ट्रेट को आवेदन कि भाई वो अब किसी भी तरीके की जमानत के लिए प्रतिभु नहीं रहना चाहता। तो न्यायालय अभियुक्त को वारंट पर बुलाएगा और उसको कहेगा कि भाई तुम नई प्रतिभूति वगैरह दो, और नई प्रतिभूति देने के लिए वो मना कर देता है कि भाई मेरे पास किसी भी तरीके की कोई प्रतिभूति नहीं है, तो उसको कह देगा कि चलो भाई हो गया तुम्हारा, जाओ जेल के अंदर। अब सेक्शन 490 कहता है मुचलके के बजाय निक्षेप। क्या होगा इसके अंतर्गत, न्यायालय या पुलिस अधिकारी, कौन कौन, कोर्ट और पुलिस अधिकारी व्यक्ति से बंद पत्र निष्पादित करने के लिए कहेगा। बंद पत्र के बदले धन या सरकारी वचन पत्र भी जमा कराने की अनुमति दे सकता है। अभियुक्त बंद पत्र के बदले निर्धारित रकम, सरकारी वचन पत्र वगैरह निक्षेप वगैरह करता है तो किसको करेगा, न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसा कर सकता है।
कि भाई दंड देने की बजाय वो कोई सरकारी वचन पत्र वगैरह जो होते हैं इन सबको जमा करा दे, किसको, न्यायालय को और पुलिस अधिकारी को। सेक्शन 491 कहता है प्रक्रिया जब बंधपत्र संप्रहत कर लिया जाएगा यानी फोरफीचर कर लिया जाता है तो क्या होगा, जब व्यक्ति ने न्यायालय में हाजिर होने के लिए बंधपत्र निष्पादित किया और न्यायालय के समक्ष साबित कर देता है कि बंधपत्र का संप्रहरण हो चुका है, फोरफीचर हो चुका है, तो न्यायालय ऐसे बंधपत्र से आबद्ध व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वो शास्ति दे या बताए कि क्यों नहीं दी जाए, मतलब उसको पेनल्टी दी जाए, और अगर उसको पेनल्टी नहीं दी जाती है तो उसको पेनल्टी क्यों नहीं दी जाए, ये सब वो बातें बताएगा। यदि वो व्यक्ति कारण नहीं बताता तो न्यायालय क्या करेगा, शास्ति देगा उसको कि भाई तू जुर्माना वगैरह दे, और यदि व्यक्ति शास्ति नहीं देता तो उसको क्या कहा जाएगा, 6 माह तक का कारावास से दंडित किया जाएगा। न्यायालय शास्ति को माफ भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है, ये बताया हमको 491 में कि प्रक्रिया जब बंधपत्र वगैरह होता है उसको फोरफीचर कर लिया जाता है तो उसको कहेगा कि भाई तुमको शास्ति दी जाएगी, अगर नहीं दी जाए तो तुम कारण बताओ कि क्यों नहीं दी जाए। अगर वो शास्ति दे देता है तो उससे क्या कहेगा कि भाई उस जुर्माना वगैरह वसूल कर देता, नहीं देता तो 6 माह तक का कारावास वगैरह वसूल कर लिया जाएगा, और शास्ति को न्यायालय माफ भी कर सकता है और नहीं भी माफ कर सकता है, ये पूरे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेक्शन 492 कहता है बंधपत्र और जमानत पद का रद्दकरण, यानी कि कब कैंसिल हो सकते हैं ये, तो हाजिर होने के लिए निष्पादित बंधपत्र संपन्न होने की दशा में रद्द हो जाएंगे, यानी कि जब उनका फोरफीचर वगैरह हो जाएगा तो उस दशा में वो रद्द भी हो सकते हैं, कैंसिल भी हो सकते हैं। यदि पुलिस अधिकारी या न्यायालय को समाधान हो जाता है कि बंधपत्र की शर्तों के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति के पास कोई कारण नहीं था तो उसे बंधपत्र पर छोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि जो उसने शर्तों का उल्लंघन किया उस शर्तों का उल्लंघन करने का उसके पास कोई रीजन नहीं था तो उसको बंधपत्र पर छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे व्यक्ति को उस दशा में छोड़ा जा सकता है यदि वह धनराशि के लिए एक या अधिक प्रतिभूति सहित नया जो बंधपत्र होता है वो जमा करा दे, किसको, पुलिस अधिकारी या न्यायालय को। मतलब कह रहा है कि भाई उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं अगर वो धनराशि के लिए एक से अधिक प्रतिभूति जमा करा दे, नया बंधपत्र जमा करा दे पुलिस अधिकारी या न्यायालय को, तो छोड़ सकते हैं। फिर सेक्शन 493 कहता है प्रतिभूति के दिवालिया हो जाने पर, उसकी मृत्यु हो जाने पर, बंधपत्र के संप्रहरण हो जाने पर क्या क्या प्रक्रिया फॉलो होगी, तो वो प्रक्रिया हमको सेक्शन 493 में दे रखी है और इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। क्या बोल रहा है कि भाई प्रतिभूति जो है वो दिवालिया हो जाता है, मर जाता है, बंधपत्र संप्रहरण हो जाता है, तो न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कौन कौन मांग सकता है, कोर्ट या फिर जेएम फर्स्ट। जेएम फर्स्ट जो होगा वो उससे कहेगा कि तुम नई प्रतिभूति जमा कराओ। यदि व्यक्ति प्रतिभूति नहीं देता तो मजिस्ट्रेट उसके अकॉर्डिंग, न्यायालय या मजिस्ट्रेट उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। फिर सेक्शन 495 कहता है बालक से अपेक्षित बंधपत्र। जो न्यायालय अधिकारी होगा बंधपत्र निष्पादित करने के लिए व्यक्ति जो नाबालिग या अवयस्क है तो न्यायालय या अधिकारी उसके बदले प्रतिभू या प्रतिभू के द्वारा बंधपत्र स्वीकार कर सकता है। किसी बच्चे को तो कह नहीं सकता, बच्चा होता है माइनर, तो माइनर या अवयस्क व्यक्ति को, नाबालिग या अवयस्क व्यक्ति को तो बंधपत्र निष्पादित करने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन उसका जो प्रतिभू होता है उसको बंधपत्र निष्पादित करने के लिए कह सकता है सेक्शन 494 में। सेक्शन 495 कहता है कि सेक्शन 491 के अधीन आदेशों से अपील, जो आदेश 491 में दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग अपील की बात जो कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश के विरुद्ध, यानी जो मजिस्ट्रेट था, मान लीजिए जेएम फर्स्ट थे, तो जेएम फर्स्ट की जो अपील होगी वो सेशन कोर्ट में की जाएगी, ये बोल रहे हैं। और सेशन न्यायालय के आदेश की अपील ऐसे होगी जहां पर सामान्यतः उनके आदेशों की अपील होती है, यानी जेएम फर्स्ट की जो अपील होगी वो तो हो जाएगी हमारे सेशन में, और सेशन की अपील कहाँ पे की जाएगी, जहां पर इसकी अपील सामान्यतः होती है, जनरली इसकी अपील जहां पे की जाती है वहां पे की जाएगी। सेक्शन 496 कहता है कतिपय मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है कि वो रकम को क्या करे, उद्ग्रहण करे, वसूल करे, जो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में हाजिर या उपस्थित रहने के लिए किसी बंधपत्र पर दे रहे, यानी कि उस रकम को वसूलेगा जो बंधपत्र पर रकम दे है। कौन कौन करेगा, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट करेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन देगा किसको, मजिस्ट्रेट को। तो ये था हमारा जमानत वाला चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पीडीएफ की समस्या है तो पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा डीलो क्लासेस की ऐप पे जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और बीएनएस की सीरीज अवेलेबल है, जाके बीएनएस को देख सकते हैं, बीएनएसएस को देख सकते हैं। अब कंप्लीट होने वाला है बीएनएसएस का कोर्स, और कुछ माइनर एक्ट्स आरजेएस के संबंध में और सीजेएस के संबंध में, छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस के संबंध में अवेलेबल है। तो आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़िए, और मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।